एक नक्शे की कल्पना करो, सिर्फ कोई भी नक्शा नहीं, बल्कि एक ऐसे देश का नक्शा जो कभी एक ही सांस लेता हुआ था। अनगिनत नदियों, पुराने पहाड़ों, अरबों सपनों की भूमि, अरबों सपनों की भूमि। अब एक हाथ की कल्पना करो, एक विदेशी हाथ, एक तेज लाल पेन पकड़े हुए, एक धीमी जानबूझकर की गई हरकत से यह इस भूमि के ठीक बीचों बीच एक रेखा खींचता है। यह सिर्फ कागज पर एक रेखा नहीं थी, ध्यान रहे, वह लाल रेखा जिसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, ने सिर्फ क्षेत्र को नहीं बांटा, परिवारों को तोड़ दिया, दोस्ती को फाड़ दिया, एक सामूहिक आत्मा को चकनाचूर कर दिया। यह रात के अंधेरे में लगाया गया एक घाव था, एक ऐसा घाव जिससे उपमहाद्वीप अभी भी खून बहा रहा है। साल 1947 था और आजादी का सपना जन्म लेने वाला था, लेकिन किस कीमत पर? यह एक अंधेरे में डूबा हुआ जन्म था। नक्शे पर खींची गई रेखा सिर्फ एक सीमा नहीं थी, यह आग की दीवार बन गई। नक्शे पर स्याही मुश्किल से सूखी थी कि शहर जलने लगे। लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता, दिल्ली, संस्कृति और व्यापार के ये हलचल भरे केंद्र अचानक आग के ढेर में बदल गए। हवा, जो कभी स्ट्रीट फूड की खुशबू और हलचल भरे बाजारों की आवाजों से भरी थी, अब धुएं की तीखी गंध और आतंक की ठंडी चीखों से घनी थी। भीड़ एक नए और भयानक धार्मिक उन्माद से अंधी होकर मशालों और हथियारों के साथ सड़कों पर घूम रही थी। पीढ़ियों से खड़े घर यादों और हंसी से भरे हुए कुछ ही घंटों में राख और मलबे में बदल गए। आसमान, जो कभी शानदार सूर्योदय और तारों वाली रातों का कैनवास था, अब नीचे जलती हुई आग से एक गहरे अशुभ धुंध से दागदार था। यह एक ऐसा दुःस्वप्न था जिससे कोई जाग नहीं सकता था। सड़क पर अराजकता पूर्ण थी, कोई कानून नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, केवल एक आदिम पागलपन था। किसी व्यक्ति का धर्म, जो कभी आस्था का एक निजी मामला था, अब एक सार्वजनिक मौत की सजा बन गया। समुदाय के बंधन, सदियों के साझा जीवन से बने, भयावह आसानी से टूट गए। पुराने शहरों की संकरी गलियों में परिवार डर के मारे दुबके हुए थे। हिंसा की भयानक आवाजें करीब आती सुन रहे थे। दरवाजे पर हर दस्तक आखिरी हो सकती थी। वह विश्वास जो एक समाज को एक साथ रखता है, वह वाष्पित हो गया था। सभ्यता का ताना बाना धागे धागे सांप्रदायिक आग की भीषण गर्मी में बिखरता हुआ लग रहा था। उन दिनों की कहानियां उपमहाद्वीप की याद में अंकित हैं। अराजकता में मानवता खो भी गई और पाई भी गई। जब शहर जले, लोग भाग गए। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े और सबसे दर्दनाक प्रवासों में से एक की शुरुआत थी। सड़कें मानवता की एक अंतहीन नदी से भरी हुई थीं। पुरुष, महिलाएं और बच्चे, बूढ़े और जवान एक अज्ञात भविष्य की ओर चलते हुए। लेकिन इस पलायन की सबसे मार्मिक तस्वीर रेलवे पटरियों के साथ साथ चलने वाले लोगों के लंबे घुमावदार स्तंभ थे। ट्रेनें खुद आशा और आतंक दोनों का एक रंगमंच थीं। वे कल्पना से परे भरी हुई थीं। हर वर्ग इन जगह एक मानव शरीर से भरी हुई थी। उनके चेहरे पर नुकसान की एक कहानी अंकित थी। उन पर अक्सर भीड़ द्वारा हमला किया जाता था, जिससे आशा के ये जहाज पहियों पर ताबूत बन जाते थे। हर चेहरा एक घर के पीछे छूट जाने की कहानी कहता है, खोए हुए परिवार के सदस्यों की, एक ऐसे भविष्य की जो अब एक भयानक खाली स्लेट है। उन्हें अपने जीवन को खरोंच से फिर से बनाना पड़ा, बिना किसी संसाधन और बिना किसी सहायता प्रणाली के। फिर भी इस भारी त्रासदी के बीच मानव आत्मा का लचीलापन चमक उठा। रेलवे पटरियों पर उनके पैरों के निशान सिर्फ एक दुखद यात्रा के निशान नहीं थे, वे एक नई शुरुआत की ओर पहले कदम थे। जीने और आशा करने की अदम्य इच्छा का एक प्रमाण, यहां तक कि सबसे अंधेरे समय में भी। तब उपमहाद्वीप का भाग्य नई दिल्ली और लंदन के शांत, धुएं से भरे कमरों में तय किया जा रहा था। ब्रिटिश अधिकारी अपने साफ सुथरे सूट पहने हुए नक्शों पर और दस्तावेजों पर झुके हुए थे। लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के अंतिम वायसराय, इन सब के केंद्र में थे। उनकी टीम, जिसमें सिरिल रेडक्लिफ भी थे, को सीमा खींचने के लिए सिर्फ 5 सप्ताह दिए गए थे। उन्होंने पुराने नक्शों और गलत जनगणना डेटा के साथ रेखाएं खींची। वे रेखाएं गांवों, नदियों, घरों को काटती थीं। वे जनसंख्या प्रतिशत, प्रशासनिक सुविधा, संपत्तियों के विभाजन की बात करते थे। भारतीय समस्या से हाथ धोने और ब्रिटिश साम्राज्य पर अध्याय को बंद करने की जल्दी थी। यह जल्दबाजी घातक साबित होगी। यहां लिए गए निर्णयों से उत्पन्न होने वाले झटके दशकों तक उपमहाद्वीप को हिलाते रहेंगे। उन्होंने विभाजन, संघर्ष और एक ऐसे घाव की विरासत छोड़ी जो अभी भी रिस रहा है। विभाजन के भव्य रंगमंच में 2 शख्सियतें तूफान के केंद्र में खड़ी थीं।
लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू। उनका रिश्ता जटिल था, व्यक्तिगत दोस्ती, तीव्र राजनीतिक दबाव। माउंटबेटन अपनी शाही वंशावली और आत्मविश्वासी आचरण के साथ ब्रिटेन के निकास में तेजी लाने का काम सौंपा गया था। नेहरू बुद्धिजीवी और आदर्शवादी, एक स्वतंत्र भारत के अपने आजीवन सपने को साकार करने की कगार पर थे, लेकिन यह सपना तेजी से एक दुःस्वप्न में बदल रहा था। इस अवधि के दौरान उनके चेहरों पर करीब से देखने पर उन पर पड़े भारी तनाव का पता चलता। वह अपने आदर्शों और जमीन पर मौजूद क्रूर वास्तविकता के बीच फंसे हुए थे। विभाजन पर सहमत होना व्यावहारिक था, लेकिन इसने उनकी आत्मा पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। इस जल्दबाजी में किए गए निर्णय का बोझ उठाना भारी होगा। स्वतंत्रता से पहले के अंतिम दिनों में इन दोनों पुरुषों के बीच की बातचीत बेताब वार्ताओं और गंभीर स्वीकृति का मिश्रण थी। वे सिर्फ नक्शे पर रेखाएं नहीं खींच रहे थे, वे एक राष्ट्र के दर्दनाक विखंडन की अध्यक्षता कर रहे थे। एक ऐसी प्रक्रिया जो हमेशा के लिए उनकी विरासत और उपमहाद्वीप के भाग्य को परिभाषित करेगी। विभाजन अपने मूल में एक गहरा व्यक्तिगत अनुभव था। यह दर्द, डर, नुकसान और सभी बाधाओं के बावजूद आशा के लाखों व्यक्तिगत स्वरों से बना एक सिम्फनी था। लोग अजनबियों की दयालुता को याद करते हैं, जिन्होंने रोटी का एक टुकड़ा या पानी का एक घूंट दिया। ये यादें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इतिहास के पाठ के रूप में नहीं, बल्कि पारिवारिक कहानियों के रूप में शांत पलों में फुसफुसाते हुए पारित हुईं। आशा, हालांकि एक जिद्दी चीज है, आजादी का वादा, यहां तक कि एक खंडित आजादी एक शक्तिशाली प्रेरक था। यह भावना विभाजन की राख से पैदा हुई शरणार्थी समुदायों की एक परिभाषित विशेषता बन गई। डर बेशक बना रहा, लेकिन यह संघर्ष, अस्तित्व और एक बेहतर भविष्य में विश्वास है। हमारी ताकत हमारी विविधता में है, न कि हमारे विभाजन में। आज 3 सितंबर 2025 को भारत का विभाजन सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, यह एक जीवित सांस लेने वाली वास्तविकता है। यह गूंज हर जगह सुनी जा सकती है, हमारी राजनीति में, हमारी कला में, हमारी पारिवारिक कहानियों में, उन रेखाओं में जो हमारी राष्ट्रीय पहचान को परिभाषित करती है। रेडक्लिफ की लाल रेखा अब एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है, लेकिन वह रेखा लाखों दिलों से भी गुजरती है। विभाजन की विरासत युद्धों में दिखती है, 3 युद्ध, अनगिनत सीमा झड़पें, आपसी संदेह, लेकिन इसका प्रभाव भू राजनीति से परे है। यह हमारी आत्म पहचान को आकार देता है। ये छोटे सांस्कृतिक पुल हैं, अंततः यह कहानी लचीलापन भी दिखाती है। हमारी ताकत हमारी विविधता में है, न कि हमारे विभाजन में।